सो हाय गाइस। तो आज हम तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यह वीडियो जो है ये वीडियो हम अलग सर से पढ़कर ही बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका 90% क्रेडिट हम ऑब्वियसली उनको देंगे और 10% हम अपने इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम 10% क्रेडिट अपने आप को देंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि यह वीडियो और बाकी वीडियोज़ में फ़र्क क्या होगा। तो देखो, ये वीडियो जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ नीट ओरिएंटेड होगी। ठीक है, और जेई मेंस वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद भाई दावा करते हैं, हम दावा करते हैं, ये हम प्रूव कर देंगे कि आप लोग बोलोगे कि यार क्या पढ़ाया है नीट के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग खुद कहेंगे कि यार नीट निकालना इतना आसान है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों को नहीं कवर करनी है। ये सब इतने टॉपिक्स है ना, तो देखो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार सब पढ़ लो। देखो हम जो मतलब कि हम पढ़ाएंगे तो उसके नोट्स आप लोग को अगर हो सकेगा तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको बना करके रख लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आते हैं डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रिवर्सिबल। हम लोगों का देखो ज़्यादा फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है, इसी टॉपिक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और फिर उसके बाद ये इसके कैरेक्टर्स, ये वाले टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग केपी केसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ये वाला टॉपिक हो जाएगा। इसका कैरेक्टर्स, फिर देखो ये इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, हेट्रो होमो, ये सब इंसान एक बार याद मतलब पढ़ लेता है तो कभी नहीं भूलता है। फिर थोड़ा सा ये क्यूसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल में फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ठीक है, तो बस हम लोगों को इन सब टॉपिक पे कवर करना है और हम प्रूव कर देंगे। आप लोग वीडियोस के मतलब कि वीडियो छोटी ही रहेगी और वीडियो के अंत में कहेंगे कि भाई इस बार नीट में केमिकल इक्विलिब्रियम से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यार सबसे पहले देखो इक्विलिब्रियम में हम लोग फटाफट पढ़ते हैं, ये सब टॉपिक से उतना क्वेश्चन नहीं आते। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन से लग रहा है कि डीकम्पोज मतलब कि समझ लो कि जो डीकम्पोज हो जाए, जो टूट जाए, डीकम्पोज हो गया। ठीक है, तो देखो कंपाउंड, ये कंपाउंड डीकम्पोज टू प्रोड्यूस टू और मोर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो इस तरीके का होता है जो टूट जाए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो एक को डिस्प्लेस कर दे, जो रिडॉक्स रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, तो जैसे Zn है, तो Zn क्या होता है, H2SO4 को जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो देखो Zn जो H2 की जगह पे आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो इरिवर्सिबल नाम से ही लग रहा है जो एक डायरेक्शन में हो, केमिकल रिएक्शन में प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई भी एग्जांपल, इसका यही एग्जांपल नहीं है, जो भी रिएक्शन होता है जो एक डायरेक्शन में होता है वो इरिवर्सिबल होता है और जो दोनों तरफ होता है वो होता है रिवर्सिबल। जैसे ये हैबर प्रोसेस है N2+3H2 2NH3। ठीक है, और ये जो है इक्विलिब्रियम कभी अटेंड नहीं क्यों नहीं अटेंड करता भाई, जब एक ही तरफ जब पूरा चला जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा। अभी इक्विलिब्रियम के बारे में भी आप लोगों को डिफिनेशन आप लोगों को मालूम ही होगी, तो अगर नहीं भी मालूम है तो अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। और देखो रिवर्सिबल में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है इसके कारण, क्योंकि अगर प्रोडक्ट साइड ज़्यादा बढ़ गया तो बढ़ते बढ़ते फिर वो रिएक्टेंट के साथ बढ़ने लगता है। तो अब इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन आप लोग देख। तो यार इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन देखो यही होती है कि टू अपोजिट प्रोसेस जो होते हैं, मतलब कि एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है और एक रिवर्स जो बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो टेक प्लेस एट इक्वल रेट। जैसे जो फॉरवर्ड जितनी तेज़ी से जा रहा है बन रहा है वो रिएक्शन, उतनी ही तेज़ी से वो उसका रिएक्टेंट भी बने, तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में जो होता है वो कोई चेंज नहीं होता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उसमें चेंज नहीं होता है। ये 2 पॉइंट बस इक्विलिब्रियम में याद रखें। और एक बार जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। ठीक है, 2 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ना, नॉट जब भी आए तो हेडलाइन कर लिया करो, नहीं तो बहुत दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस में कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम का कैरेक्टर नहीं है। तो देखो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज वेसल। देखो सही बात है, अगर वेसल खुला होगा तो फिर उसका जो गैस होगा, जो अगर मान लो पानी गरमा रहे हो, अगर वेसल खुला होगा तो निकल जाएगा। तो कहाँ से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो पाएगा, क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूल है वो ख़त्म होता रहेगा ना। तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। हाँ डायनेमिक होता है। और फिर उसके बाद मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कीप चेंजिंग नहीं।
डू नॉट चेंजिंग, ठीक है। हम पढ़ाए थे कि दोनों का जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब कि दोनों की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कहा कीप चेंजिंग, तो ये गलत हो गया। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। हाँ, इक्विलिब्रियम जो होता है वो दोनों तरफ होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल, मतलब कि जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बने उतनी ही तेज़ी से रिएक्टेंट बने। अब देखो एक और क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड टू कंप्लीट, मतलब रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सही बात है, रिएक्शन इसमें कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अगर बैकवर्ड जो फॉरवर्ड अगर बनने लगता है तो फिर बैकवर्ड बनने लगेगा, फिर अगर बैकवर्ड ज़्यादा बन जाएगा तो फॉरवर्ड। इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई कैटलिस्ट कहा, तो देखो रिएक्शन जो होता है वो कैटलिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, नहीं देखो ये गलत बात है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो जो होता है N2+3H2, तो अब फिर 2NH3 जैसे हो गया, तो अगर तुम प्रोडक्ट साइड अगर मोल के अगर मेज़र करोगे तो दोनों साइड जो मोल्स होते हैं वो अलग होते हैं। कैन भी मतलब कि अगर यहाँ पे होता कैन भी तो फिर ये सही होता, लेकिन ऑलवेज ये जो है ऑलवेज नहीं सही होता है, ठीक है। तो इट कैन बी अटेंड ओनली इन क्लोज्ड वेसल, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में ही होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा, अगर वो ख़त्म अगर ओपन रहेगा तो वो उड़ जाएगा, तो इसलिए वो क्लोज वेसल में ही होता है। तो एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें ग्राफ दिया होता है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें XYZ दिया हुआ है, अब इसमें बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी जगह, देखो एक जो है वो ये है रेट ऑफ रिएक्शन है और ये टाइम है, यानी कि रिएक्शन के साथ साथ टाइम। तो देखो X क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो उसका रेट होगा ना वो टाइम के साथ साथ देखो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। और फिर उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जो जैसे N2+3H2 है, तो जो N2 और 3H2 है वो होता है बैकवर्ड, और जो NH3 अगर बना तो वो होता है फॉरवर्ड। तो जो पहले जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड होता है वो बैकवर्ड होता है, ठीक है। और फिर देखो बैकवर्ड जो है वो बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आया, देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया, बस इस क्वेश्चन में यही कहा था। तो ये फिजिकल और केमिकल जो इक्विलिब्रियम है इसका देखो हमने कॉपी पर लिखा हुआ है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों को मालूम ही है, जैसे आइस से वाटर में बन जाना, वाटर से फिर आइस बन गया, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिससे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई चेंज ना हो ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसे याद रख के रहिए ना। और देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कैन अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, जो इक्विलिब्रियम होता है वो दोनों साइड में कहीं भी अटेंड, मतलब कि कहीं भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, या किसी भी तरीके से, मतलब इक्विलिब्रियम जैसे मान लो प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया ना तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। और फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो डायनेमिक होता है, ठीक है। और फिर उसका नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता, और इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल। और उसके बाद देखो इसका ये ग्राफ, ये भी देखो अभी जो हम क्वेश्चन कराए थे ये वही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ये रेट है ना, और ये यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, बस यही कहा गया। तो यार अब हम लोग देखो इतना टॉपिक जो है ये ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका कैरेक्टर्स, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन देखो यही कहता है कि जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो जो होती है वो प्रोडक्ट मतलब अरे सॉरी, जो रिएक्टेंट की जो साइड होती है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा वो रिएक्शन का जो रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये तुम लोग हो, स्कूल में लड़ाई करते हो, तुम लोग को मान लो ये तुम दोनों हो, तुम और ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और ये दो और दोस्त आ गए ये लड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई किए, दो बचे दो मरे, तो और फिर उसके बाद एक और लड़ाई है जो कॉलेज में हो रही है। अब देखो कॉलेज में तुम हो, तुम्हारे और इतने सारे दोस्त हैं, अब ये लड़ने के लिए आ गए, तो अब लड़ाई जो होगी बड़े पैमाने पे होगी। तो इसका क्या मतलब है, तुम लोग जो हो वो रिएक्टेंट हो लड़ाई करने वाले। तो देखो मतलब ये कहने का ये मतलब है कि जैसे कि जहाँ पर अगर तुम लोग ज़्यादा मिले कि अब भयानक लड़ाई होगी, तुम लोग और ज़्यादा नंबर में बढ़ गए, वहाँ पर लड़ाई भी और भयानक होगी। तो बस इसमें यही कहा गया है लॉ ऑफ एक्टिव लॉ ऑफ मतलब कि मास एक्शन में, कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे,
ठीक है। रिएक्टेंट की साइड जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उतना ही फास्ट होगी कि अब भयानक लड़ाई होगा, अब भयानक लड़ाई होगा। तो यही है उसकी डिफिनीशन कि जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ना, और रिएक्टिंग स्पीसीज का एक्टिव मास। ये नहीं कि 4 लोग आ गए लेकिन ये लड़ भी नहीं किए, भाग गया देख करके, तुम 3 ही लोग लड़े, तो एक्टिव जो होगी वो 3 लोगों का। तो ये भी याद रखना कि जो एक्टिव जो होगा उसी का लिया जाएगा। तो यार देखो, लॉ ऑफ एक्टिव मास में जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि केसी क्या होता है। तो देखो ये रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन का ये देखो कॉन्सेंट्रेशन है, और ये नंबर मतलब कि उसका वो जो है, एक सेकेंड, तो ये उसका जो है कोफिशिएंट, जैसे तो कोफिशिएंट जो होगा वो उसके पावर में हो जाएगा। तो देखो ये केसी होता क्या है ना, रिएक्शन जो कांस्टेंट होता है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड में देखो क्या हो गया, अरे सॉरी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड का क्या होता है, इस बैकवर्ड में ये, और इसका पावर ये लग जाएगा, इसका पावर ये लग जाएगा, और ये केसी का जो है वो फॉर्मूला आ गया। अगर केसी की जगह अगर पार्शियल प्रेशर अगर पूछ रहा हो, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह अगर पार्शियल प्रेशर दिया हो तो केपी लगा देंगे, और इसमें जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे था, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन सब का लगा देना है। और फिर इन दोनों का जो रिलेशन होता है केसी केपी, तो देखो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, रिएक्टेंट ऑफ जो मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अभी आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या होता है। तो फिर देखो ये एक फॉर्मूला याद बस ऐसे रखना कि के पी पहले एक पी है, तो ठीक है इंसान, तो के पी इज इक्वल्स टू के सी, ये याद रख के रखना, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होकर के इसको पहले ऐसे रख देंगे। तो इसे याद रख के रहना, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब देखो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के पी और के सी देखेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻³ है, बहुत कम, ठीक है, 0.001 के करीब, तो ये जो रिएक्शन होता है वो हार्डली प्रोसीड होता है, और ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अगर 10⁻³ हो गया, यानी कि अब देखो ये 0.001 है, अब ये है 1000, तो देखो इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। और अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम है, और अगर 10⁻³ है तो ये एक्सट्रीमली लार्ज है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो यार, अब इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो है ये यही वाला है। ये जो है सब भूल जाना, सब भले भूल जाना, ये मत भूलना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन, अभी ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इस पर प्रीवियस ईयर में धड़ाधड़ क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ ये 2 लाइनों से। और इसको करने के बाद देखना तुम लोग कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे। देखो अगर कोई एक ये मान लो कोई इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन दिया हुआ है ना, अगर उस रिएक्शन को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n उसके स्क्वायर में आ जाएगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो वो उसका रूट हो जाएगा। जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 2 से अगर उसका जो डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 यानी कि रूट के हो जाएगा, ठीक है। और देखो इफ इक्विलिब्रियम वाज रिवर्स, जैसे मान लो रिएक्शन है, ये है, जैसे मान लो रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3HH2, फिर उसके बाद ये मान लो ये रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 = 2NH3। अब ये रिएक्शन को जो जैसे मान लो इसमें बोला गया कि ये इसका जो के है, अब इसमें पूछा गया कि अगर इसको पलट देंगे, जैसे मान लो अब कर दिए 2NH3 गिव राइज N2 + 3H2, तो अब यहाँ पे K डैश क्या होगा, तो K डैश इज इक्वल्स टू 1/K हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा गया। और अगर देखो अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया, जैसे मान लो यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर इसका ये रिएक्शन कोएफिशिएंट K है, अब इसमें कहा गया कि अब इस रिएक्शन को जैसे ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो अब ये हो जाएगा K² हो जाएगा। अब अगर इसको कहा जाए कि यही जो रिएक्शन था उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाता तो ये हो जाता √K, ठीक है। बस यही जो टॉपिक है, बस इसको याद रख के रहना। अब देखो हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं इतने ही कॉन्सेप्ट से, लाइन से देखो, लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ यही देखना, ये वाली जो टॉपिक है ना, ये देखो ये वाला जो टॉपिक जो अभी हम पढ़ाए हैं इस वाले टॉपिक से, और देखो बस ये 2-3 टॉपिक है, इन्हीं सबसे ज़्यादा तो ये जो लास्ट वाला जो है, ये वाला जो टॉपिक पढ़ाए हैं, इससे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना केमिकल इक्विलिब्रियम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और अब देखो हम लोग शुरू करते हैं, देखो लाइन से एकदम लगाएंगे, फटाफट लगाएंगे। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इन लिक्विड गैस, देखो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, यानी कि पानी जो है वो भाप बन रहा है, फिर भाप से पानी बन रहा है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है। द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड इज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लिक्विड और गैस का जो इक्विलिब्रियम है, इसमें जो है प्रेशर वो कांस्टेंट है। किस कंडीशन में कांस्टेंट होगा इस सब में, देखो एक दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नन ऑफ दिस अबव। अब तुम लोगों को देखो यार पता है कि देखो तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है ये नहीं होगा। देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा दो जैसे। अब देखो इसमें कहा ये कांस्टेंट है, इसकी बात ही नहीं की गई क्योंकि वेसल है, ये कांस्टेंट तो होगा ही। तो अब किस कंडीशन में ये कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट तो होंगे ही क्योंकि वो बंद है। अब देखो ये आर का वैल्यू तो वही होता है हर जगह, या तो 2 होता है कैलोरी में, या तो 8.3 जूल होता है। अब देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट अगर होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर घटेगा। तो अब क्या है कि ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा प्रेशर को कांस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि अब इन्हीं दोनों चीज़ों पे बात आकर के हटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया किस कंडीशन पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लो या हाई से बात नहीं बनेगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है और आंखें फाड़ फाड़ के ये नज़ारा देख लो, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। 3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या देखो जो इसका क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार पीछे पूछा। देखो N2+3H2 गिव 2NH3, इसका जो दिया हुआ है K1 दिया हुआ है, फिर N2 फिर O2 R2NO, देखो K2 दिया हुआ है, K3 दिया हुआ है। अब इसमें सिर्फ ये पूछा है कि K की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगी। तो इस रिएक्शन को किस तरीके से किया जाता है, जो अगर देखा हो 10-15 सेकेंड आगे कर दो, जो नहीं देखा हो वो हमारे साथ देख ले। तो देखो जैसे ये हो गया N2+3H2 गिव राइज 2NH3, ठीक है, और ये दिया हुआ है K, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है ये N2, देखो अब हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो 2 टाइम्स NH3 है, तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे हम लोग आते हैं, सीधे सीधे करते हैं। जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम का K बताना है, ठीक है। तो उसके बाद तो इसके लिए हम लोग किस तरीके, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स NH3। अब देखो रिएक्शन में NH3 किधर दिया है, इधर दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को पलट दो, पलट दिए तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को पलट दो, जैसे हो गया 2NH3 गिव राइज N2+3H2, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हुआ 5/2 O2, तो O2 देखो दोनों इधर ही की तरफ है। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो लेकिन ये देखो ये आधा है, ये 1 है, आधा 1 1.5 हो गया, लेकिन यहाँ पे 5/2 यानी कि 2.5 की बात किया हुआ है। तो इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बात आ गई कि किसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों रिएक्शंस को लिख लो, N2+O2 गिव राइज टू 2NO, ठीक है। तो अब यहाँ पे K2 देखो ये हो गया 1/K1 हो गया, ये हो गया K2 हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है H2 प्लस हाफ O2, ठीक है। अब ये ऐसे कर दिए, अब ये हो गया H2O। अब देखो ये H2O जो है ये 3 है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये जो H2O है ये 3 है, इसका मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे H2O तो है नहीं, तो यहाँ पे अगर 3 लाना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 और 1 जो हो गया 2.5, 2.5 से मैच कर गया। तो यहाँ पे तुम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको ऐसे बनाओ। अब रिएक्शन को अब काट पुट दो, देखो देखो अब क्या क्या कैसे करेगा, N2 इससे कट गया, O2 तो जुड़ ही जाएगा, और फिर उसको 3H2 यहाँ 3H2 यहाँ कट गया। अब सीधे सीधे रखोगे तो देखो ये बचा, तो ये हो गया 2NH3, फिर उसके बाद प्लस 5/2 O2, फिर उसके बाद अब ये हो गया 2NO प्लस 3H2O, देखो आ गया। तो अब देखो ये क्या करने पे आया, अब देखो ये K3 जो है ये 3 टाइम्स K3 किया गया। तो अब इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, इस रिएक्शन को आप पूरा जैसे लिख दो, ये हो गया 1/K1, फिर उसके बाद ये K2, और फिर देखो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 3 इसका स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये K3। अब देखो रिएक्शन, अब देखो ऑप्शन में देखो K1 सब में नीचे, ये K1 नीचे। अब देखो फिर देखो K2 K3 और 3 में स्क्वायर, तो ऑप्शन ये वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, इफ़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ये जो रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाले रिएक्शन के लिए क्या होगा। देखो रिएक्शन पहले मैच कराओ, N2O2 और 2NO, N2O2 2NO। लेकिन अब देखो इस रिएक्शन को क्या किया गया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है। N2 को हाफ से कर दिया गया, O2 को हाफ से, 2NO को क्या किया गया है, ये इसका भी हाफ कर दिया गया, तो ये 1 हो गया। तो इसको इसका हाफ करने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे ये पहले मान लो के है, अब इसको पूछा गया, अब इसको जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा के हाफ। ठीक है, अब देखो हाफ से हाफ इसका पावर में चला जाएगा। अगर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता तो ये हो जाता के स्क्वायर। अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड किया गया तो ये के हाफ हो जाएगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो हम लाइन से इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि तुम लोग देखो कि क्वेश्चन क्या आता है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और आएगा, कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखो फोर्थ क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ये है 278। ये वैल्यू हम इधर रख दी। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके लिए के का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये पूछा हुआ है। देखो अब इन दोनों रिएक्शन को मैच करो। देखो क्या किया गया है, देखो ये SO3 यहाँ है, SO3 यहाँ है, और ये SO2 O2 देखो ये यहाँ है। तो इस क्वेश्चन में देखो पहली बात तो इसको पलटा गया है, इसको पलटा गया है। पलटने के बाद इसको आधे से इसको इसका आधा कर दिया गया। देखो ये SO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसका जो वैल्यू है ये 278 है। अब 278 को अगर डिवाइड करेंगे तो हम क्या बताए थे, देखो हम यहाँ पे बताए थे डिवाइड करेंगे तो जिस टर्म से डिवाइड करेंगे ना, जिस टर्म से डिवाइड करेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यार इसको आधे से डिवाइड किया गया है, आधा से डिवाइड किया गया, तो ये 278 का 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसको पलट दिया गया है। अब देखो हम यहाँ पे क्या बताते हैं, इफ़ रिएक्शन वाज रिवर्स देन के बिकम 1/k। ठीक है, अब तो जो के को 1/k, अभी देखो ये आ गया, अब इसको 1/√278। ये अब इसको ये सॉल्व करो यार। अब सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर आएगा और फिर टिक करके आगे बढ़ो। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, इसमें ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, 2 गैसेस के बीच में, यही बोला गया है। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे A2 का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है, ये B2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और ये AB का जो है ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इफ़ रिएक्शन टेक प्लेस इन सील्ड वेसल, मतलब कि ये क्लोज वेसल में लिया गया है इतने टेम्परेचर पे, तो अब Kc की वैल्यू क्या होगी। तो देखो Kc की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो देखो ये कोई रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को Kc का वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये बैक मतलब कि फॉरवर्ड ये बैकवर्ड रिएक्शन, और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बस यही वाला फार्मूला लगा। तो अब हम लोग देखो फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, Kc इज इक्वल्स टू, अब AB है तो AB, अब इसका पावर 2 है इसका, ठीक है, तो इसका ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद अब क्या है A2, अब इसका जो है 1 है, और फिर उसके बाद ये हो गया B2। अब इन सब में इन सब की वैल्यू पुट करना है। तो यार देखो अब देखो इन सब का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे A2 देखो सबसे पहले AB की वैल्यू पुट करेंगे, फिर तो AB की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखो AB की वैल्यू दी हुई है, इसे पुट करो, फिर A2 B2 की देखो ये वैल्यूज़ पुट करोगे। और इजी कैलकुलेशन करने के लिए देखो ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दो। अब देखो फटाफट कैलकुलेशन करने के देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये पूरा काट दिया। अब जैसे ये 2.8 है तो ये मान लो इसको मान लो काट दिया, ये एक बार में लगभग मान लो ऐसे काट दिया। अब फिर उसके बाद देखो अब क्या आ गया, ये मान लो 1 से कम है, ये फिर ये 1 से मान लो ये लेस देन 1 है, तो ये 2.8 ना होकर के मान लो 2.6 हो गया, ये 2.7 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 4.2। तो इस डाटा से मतलब क्या आ रहा है कि जो वैल्यू होगी देखो इन सब में देखो 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे की वैल्यू बड़ी है ऊपर की वैल्यू छोटी है, तो 1 से छोटी देखो इन सब में देखो तुम्हें फटाक से दिखेगा ये वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट, आगे बढ़।
तो गाइस साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नीट सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, N2 + O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए। अब पूछा हुआ है ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K डैश क्या होगा, ठीक है, बस ये पूछा हुआ है। अब देखो रिएक्शन को फटाफट अब मैच कराओ। जैसे देखो यहाँ पे NO2 है, तो देखो यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर ये जो NO है, तो यहाँ पे NO2 दिया हुआ है। तो अब देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे हाफ N2 दिया हुआ है। तो अब इसको देखो यानी कि इसको जो है ये पलटा गया है, बस इसका यही है। मैंने थोड़ा सा इशारा गलत कर दिया, तो इसका मेरा कहने का ये मतलब, तो देखो ये जो देखो 2NO2 है, तो ये यहाँ पे, तो यानी कि इसको पलटा गया था, इसको नहीं, इसको पलटा गया है। और फिर अब इसको देखो कैसे कर तो यार ध्यान से देखने पर तुम लोग देखो कि कोई भी रिएक्शन पलटा नहीं है, रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आया है ना बस उसको पलट दिया है करवा। तो देखो इसको क्या करना है, देखो पहले ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे ये लिखती है, फिर उसका दिए यहाँ पे लिखती है। अब देखो फटाफट काट दो, ये देखो ये फटाक से कटा। हाँ, अब ये दोनों जुड़ गया तो ये हो गया 2 टाइम्स O2, यहाँ पे हो गया N2 और फिर उसका ये क्यूबलाइज हो गया। अभी यहाँ के 2NO2, देखो ये वाला इसका रिजल्टेंट आ गया। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे सिर्फ इसको पलट दिया हुआ है, तो अब इसको सिर्फ रिवर्स किया गया है। तो ये यानी कि ये K1 है, ये K2 है। तो K1 K2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया एक दूसरे में, तो ये K1 K2 हो गया। अब इसको रिवर्स कर दिया गया, तो इसका ये रिवर्स करने पे 1/K1 K2 हो गया। अब देखो इन सब में से कौन सा ऑप्शन देखो सही है, 1/K1 K2, तो ये वाला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। तो यार अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ओए नहीं छड़ेंगे, ओए एक भी क्वेश्चन नहीं छड़ेगा नीट का। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि लास्ट में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना यार, केमिकल इक्विलिब्रियम तो इतना इसे यूँ गया। तो देखो अब देखो क्या दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, और दिया हुआ है ये, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है देखिए HCN का दिया हुआ है, ठीक है, HCN का दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कितना दिया हुआ है 1.5, और यहाँ पे 4.5 × 10⁻⁻10, इन दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K1 K2 दिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है किसके लिए, ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए पूछा हुआ है। तो इसको आप लोग कैसे करें, तो देखो यार क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कुछ ऐसी है। देखो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन मतलब समझते ही हो मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। तो और उसका जो Kc जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ये देखो, और ये HCN का ये वाला। तो अब देखो इस रिएक्शन को इससे मैच कराओ। देखो CH3COOH दिया है और ये भी इसके लेफ्ट साइड में है, तो इसको छोड़ दो, HCN है, और उसके बाद ये यहाँ पे देखो HCN, देखो इसमें जो है ये इधर चला गया, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, तो और H जो है इसको काटना है, और यहाँ पे CN जो है देखो ये यहाँ पे है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये वाली जो रिएक्शन है इसको अब हम लोग रिवर्स करेंगे। तो यार अब इस रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद देखो हाल ऐसा हो जाएगा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इसकी वैल्यू जो है ये 1 में हो गई। अब देखो अब इसको काट दो, ये H प्लस इससे कट गया। अब देखो ये इन दोनों को आमने सामने लिख दो, ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व मार दो। अब देखो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻5 बटे 4.5 × 10⁻⁻10, और फिर उसके बाद ये इससे गया 3 बार में, 3 बार में ये इससे गया, ये फिर ऊपर आ जाएगा, तो ये 10⁵ हो जाएगा, और ये 3, तो यानी कि हो जाएगा 1/3 का मतलब होता है 0.33 के समथिंग। तो ये देखो 0.33 कहीं दिया नहीं, और फिर उसके बाद 10⁵ तो अब इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो 0.3 × 10⁵ था, इसका आंसर आया 0.3 × 10⁵, ठीक है, 5 माइनस नहीं में 10⁵, और अब इसको इधर कर देंगे तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 3 हो गया, 1 पॉइंट इधर चला गया बस। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, देखो लाइन से सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, नंबर गिनते रहना। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 8 दी गई है। अब इसके बाद ये पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो रिएक्शन मैच करो, देखो इसमें 2Hi यहाँ है, इसमें Hi यहाँ है, और ये देखो यहाँ पे 2 है, यानी कि अब ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और रिवर्स कर दिया गया है। तो दो चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और रिवर्स किया गया। रिवर्स करने के लिए कौन सी सज़ा सुनाई जाती है, रिवर्स करने के लिए हो जाता है, जैसे यह 8 है तो ये हो गया 1/8, रिवर्स कर दिए। अब क्या है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब इसको स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/64, बस आगे। तो बस देखो ऑप्शन 1/64 टिक करो, आगे। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखो ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है
और रिएक्शन का देखो ये K1 दिया है और ये K2 दिया है। अब पूछा हुआ है कि K1 K2 में रिलेशन क्या होगा। तो देखो जैसे ये मान लो ये वाली रिएक्शन दी हुई है, अब ये वाली रिएक्शन पे फोकस करो। तो अब देखो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये देखो इसी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली रिएक्शन आएगी, और अगर रिवर्स करोगे यानी कि इसमें भी देखो 2 स्टेप है, एक 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसको रिवर्स करना है, बस 2। अब देखो अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो तो K1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या सजा होती है, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे ये स्क्वायर हो गया। अब फिर उसके बाद अब रिवर्स कर दिया गया तो ये हो गया 1/K1 का। अब फिर उसके बाद ये स्क्वायर हो गया तो K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 और इसका ये स्क्वायर। तो अब देखो इन सब में से ऑप्शन कौन सा है, देखो K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 स्क्वायर। आगे बढ़ो फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का, देखो 10th, देखो गिनते चलना, लाइन से सॉल्व करेंगे, पहले ही बोल चुके हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट देखो सब में वही लग रहा है। देखो अभी ये दो रिएक्शन दी हुई है, ये बताया हुआ ये K1 है, ये K2 है। अब इस वाली रिएक्शन का K' बताओ कि ये क्या होगा, ठीक है, बस यही पूछा हुआ है। तो अब देखो रिएक्शन को देखो मैच करो, देखो XeO4 यहाँ है और ये यहाँ पे है, तो ये रिएक्शन यानी कि ऐसे ही रहेगा। और फिर उसके बाद देखो XeF6 है और ये XeF6 है, तो यानी कि इसको आप पलटेंगे, इसको बस पलटना है। तो देखो यार ये वाला जो रिएक्शन है हमने पलट दिया, देखो पलट के देखो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वहाँ, और ये वाली जो रिएक्शन है ये देखो एज इट इज उतार दिए हैं। बस ये वाला थोड़ा सा जैसे हम यहाँ पे लिख दिए और ये यहाँ पे, यानी कि लेकिन है वही चीज़। तो देखो इसकी वैल्यू रखोगे तो ये K1 जो है ये पलट गई और ये K2 आ गई। अब देखो ये रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन पूछा हुआ है, बस फटाक से काटो। देखो XeF6 ये इससे कट गया, इससे कट गया। अब ये रिएक्शन लिखोगे तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो अब K' क्या हो गया, K' हुआ 1/K1, ठीक है, इंटू 1 ये K2, यानी कि हो गया K2/K1। अब देखो इसमें कौन सा है, K2/K1 लगाओ, आगे बढ़ो। अब देखो ये 11th वाला क्वेश्चन है। 11th वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नया नहीं है, बस सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये बोलो ऑप्शन आएगा, देखो नदी में तैरना है, खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा, हम सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दम पे होगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम कॉन्सेप्ट पे भी देखना, ये वाला भी क्वेश्चन है। देखो हम लोग जो जितना पढ़े हैं उसके बाहर से ये वाला भी क्वेश्चन नहीं है, सब उसी में। तो देखो शायद मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही होगा, या तो फिर तुम लोग खुद देख ले। तो इसमें का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। खुद कर लेना, ये नहीं कि स्किप करके आगे बढ़ जाए। बाद कुछ नहीं आता है, कभी ज़िंदगी में बाद आएगा नहीं, तुरंत कर लेना फिर आगे बढ़ना। देखो 1 से लेकर 12 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें भी देखो वही चीज़ दिया हुआ है कि ये K1 K2 दिया हुआ है और इन दोनों का रिलेशन बस पूछा है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यार अब आप लोग बात करने वाला टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें क्या है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो सबसे पहले होमोजीनस इक्विलिब्रियम से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यार देखो होमोजीनस इक्विलिब्रियम का देखो क्वेश्चन, देखो 13वां नंबर, देखो 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब ये 13वां है। देखो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में देखो क्या कहा गया है, इस रिएक्शन में ये कहा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B का जो है वो 1 मोलर है, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम के पहुंचने जो D का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इतना हो गया। तो अब वैल्यू बताओ किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। तो देखो इसको सिंपली तरीके समझो। देखो इसमें ये कहा कि ये एक रिएक्शन, देखो ये लिख दिया हमने, और देखो जैसे मान लो ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, हम लोगों को सब्जी बनाना है, ठीक है, मिक्सचर सब्जी बनाना है। देखो अब जैसे मान लो आधा किलो गाजर लग रहा है और पावर शिमला मिर्च लग रहा है, क्योंकि ये 2:1 में है। तो सब्जी बनाने के लिए आधा किलो शिमला मिर्च पावर गाजर, ठीक है, कोई भी एक सब्जी मान लो, जैसे मान लो ये शिमला मिर्च है आधा किलो पावर गाजर। तो अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 है। तो देखो अब देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, अब हम लोग गैस चालू कर दिए, गैस चालू किए, चालू करते करते अब ये पहुंच गया इक्विलिब्रियम, यानी कि अब सब्जी बन चुकी है। सब्जी बनने के बाद जो डी बना सब्जी में, तो C और D बना। तो देखो और A और B भी बचा है। देखो जैसे कुछ शिमला मिर्च, जैसे मान लो ये है शिमला मिर्च, ये है गाजर, तो कुछ शिमला मिर्च क्या है उसमें तुम्हें ढोका ढोका दिखाई देगा, जैसे पका रहेगा लेकिन हल्का सा उसमें ढोकापन रहेगा। और फिर उसके बाद उसमें कुछ शिमला मिर्च रहेगा, कुछ उसमें गाजर का ढोका रहेगा। तो अब उसमें क्या है कि अब ये ऐसा शिमला मिर्च का ढोका है जिसमें गाजर की भी स्वाद आ रही है, और ये ऐसा गाजर का ढोका है जिसमें शिमला मिर्च की स्वाद आ रही है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको C और D को। तो अब देखो D जो सब्जी बनने के बाद जो, अब ये देखो
ये जो है अभी हमें क्या बताया था, ये शिमला मिर्च, ये गाजर है। तो ये जो गाजर का जो ढोका आया उसमें शिमला मिर्च की भी बू आ रही है, मतलब कि सुगंध आ रही है। तो ये हुआ 0.25 कॉन्सेंट्रेशन, 1 से 0.25। तो अब देखो ये 0.25 है, तो अब इसका जस्ट 3 गुना कर दो, क्योंकि ये 3 से देखो ये है, तो यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0.75। तो ये 0.75 है, ये 0.25 है। तो अब देखो 1 में से अब इसको घटा दो और इसको भी 1 में से घटा दो, क्योंकि इनिशियली 1 से घटाया गया। तो देखो ये दोनों 1:1 में है, तो ये 0.25 है, तो ये भी 0.25 घट जाएगा। और ये कितना घटेगा, ये देखो 0.25 है, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 0.50 घट जाएगा। अब देखो अब सबका जो है कंसंट्रेशन ले, देखो सबका कंसंट्रेशन लो, 0.5 से घटा है 0.5, 0.25 से घटा इनिशियली से, तो ये इतना बचा, यानी कि इतना शिमला मिर्च बचा, ये इतना गाजर बचा। और अब देखो ये अब इसका समझने का जो ढोका बचा है वो इतना बचा है। अब केसी की वैल्यू निकाल, तो केसी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही, देखो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड बस करो आंसर। तो बस ये केसी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये इससे गया, तो ये इसको कटा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये स्क्वायर है, ये इससे कटा, तो काटने पीटने के, तो यार ऑप्शन के हिसाब से इसमें काटने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करो, देखो 0.75 का क्यूब ये 0.25 बाई 0.1 है। देखो यहाँ पे देखो ये गलती होगी, तो देखो इस वाली वैल्यू में देखो 0.5 है, और ये फिर उसका 0.75, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया। तो यार छोटा सा हम एक इंट्रो दे दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। देखो होमो और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है उसका डिफिनेशन क्या होता है। देखो होमोजीनस यानी कि अगर गैस है ना, अगर गैस जैसे N2 और H2 दोनों गैस है, अगर मिला दिया गया तो वो होमोजीनस है। सॉलिड जैसे सोने में बहुत सारे लोग सोनार चोरी करते हैं, सोने में मिला दिए, कुछ एल्यूमिनियम मिला दिए, तो वो सॉलिड हो गया। लिक्विड जैसे जो दूध वाले लोग होते हैं, दूध में पानी मिला दिए तो लिक्विड हो गया। तो इस तरीके का जो लोग होते हैं वो लोग होमोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जैसे सॉलिड में गैस मिला दिए या, और फिर उसके बाद लिक्विड में गैस मिला दिए, जैसे कोका कोला में CO2 मिलाई जाती है। फिर उसके बाद सॉलिड में जो लोग लिक्विड मिला दिए, तो इसको हेट्रोजीनस कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों की जो फेज़ होती है वो डिफरेंट अगर हो गई तो हेट्रो, और अगर दोनों की फेज़ अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फेज़ उसकी अगर सेम है तो वो हो गया होमोजीनस। अब देखो जो 14th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में ये कहा गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो AB2 है ये x डिसोसिएट कर गया ना। तो फिर उसके बाद अब ये पूछा है कि Kp की वैल्यू बताओ। तो देखो Kp की वैल्यू के लिए क्या था फॉर्मूला, Kp का वैल्यू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का बस रेशियो कर देंगे तो Kp निकल जाएगा। तो देखो पार्शियल प्रेशर अब कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें एक्स जो इक्विलिब्रियम ना सर, मान लो ये इनिशियल है ना, इनिशियल है। इनिशियली देखो जैसे मान लो अगर कुछ ना दिया हो तो ये इसी को यहाँ पर पुट कर दो। जैसे मान लो इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लो 2 है, अभी ये है 0 है। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, एक्स डिसोसिएट किया, तो मान लो 2 में से एक्स डिसोसिएट किया गया, ठीक है। अब देखो ये 2 है, देखो जैसे मान लो इतनी जो जैसे मान लो यहाँ पे जो कोई भी चीज़ है वो 2 है और ये भी 2 है, अगर इन दोनों, तो ये अगर ये x इससे डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पर x बनेगा। ठीक है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में का ये टॉपिक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से होता है कि अगर 2 है, अगर 2 से x अगर निकल रहा है और अगर यहाँ पर भी इसका जो कोफिशिएंट 2 है तो ये उतना ही बनेगा, जितना यहाँ से घट रहा है उतना ही यहाँ पे बनेगा। अब ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है ना, तो अब यहाँ पे कितना बनेगा, ये x/2 बनेगा। तो अब इस सब को पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, x/2, और फिर इन सब को पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो इसका आंसर। तो यार इस तरीके से मतलब थोड़ी सी हमसे गलती हो गई। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x है। तो जैसे ये इसका कोएफिशिएंट है, यानी कि ये इसका ये एक तरीके से समझ लो कि ये इतने गुना इसमें घटेगा। तो जैसे मान लो इसका इनिशियल मोल है, जैसे मान लो 1 है, ठीक है, जैसे मान लो 1 है, और अब इसमें से जो है 1 में से x घटेगा। तो अब इसका ये क्या है, जैसे मान लो ये एक इंसान है, मान लो ये 2 लोग हैं, ये यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग हैं। तो अब जैसे इसमें इसका कहने का ये मत, तो इसको सिंपली तरीके से समझने के लिए कान खोल के सुन लेना।
इस तरीके के रिएक्शन को इस तरीके समझा जा सकता है, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, यानी कि मान लो दो लोगों का खाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये टू है तो अगर यहाँ पे वन होता तो ये होता एक लोग का खाना, तो अगर यहाँ पे टू है तो ये हो गया दो लोग का खाना है। तो ये मान लो दो बड़े आदमी का खाना है ना, और दो लोगों का खाना दो बच्चों में दे दिया गया और एक बड़े आदमी में दे दिया गया, समझ लो। जैसे मान लो 2 किलो खाना है ना, 2 किलो खाना है। अब बच्चे क्या है, बच्चे आधा आधा किलो खाते हैं, तो दो तो बच्चे आधा आधा किलो खा गए तो वो 1 किलो हो गया, और एक बड़ा आदमी खा गया तो वो 1 किलो हो गया। तो समझ लो इस तरीके से समझाया जाता है। तो दो लोगों का खाना दो बच्चों को दे दिया गया और एक बड़े आदमी को दे दिया गया। तो 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 जैसे मान लो 2 किलो खाना है ना, पहले मान लो 2 किलो खाना है और दो लोगों का खाना है, तो दो दो बड़े लोग 1 1 किलो खाते हैं और बच्चे आधा आधा किलो खाते हैं। तो सुनो, दो बड़े लोगों का खाना, अगर अब इसमें कहा गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स, तो इसका ये मतलब है कि उस खाने में से जैसे मान लो एक्स निकाल लिया कि जैसे मान लो अगर 2 किलो खाना है, जैसे मान लो इसमें इसका ये मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स का ये मतलब निकाल लो कि हर एक प्लेट में से जो 1 1 किलो का जो प्लेट है उसमें से 100 ग्राम निकाल लिया गया है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो दो लोग खा रहे हैं, अब कितना खा रहे हैं, 1 किलो खा रहे हैं, अब 1 किलो में से कितना निकालना है, एक्स निकालना है। तो इसको इस टर्म से भी समझा जा सकता है। तो इतना खाना बचा। तो अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो इनिशियली पर व्यक्ति के लिए यहाँ पे 1 किलो है, तो अब यहाँ पे दो लोग खाने वाले हैं, तो एक में से ये इनिशियल है, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 में से एक्स निकालना, और कितने लोगों के प्लेट में से निकालना है, दो लोगों के प्लेट में से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो 2 - 2x हुआ, तो अब ये 2x निकला और यहाँ का कोफिशिएंट सेम है। तो यानी कि दो बच्चे खा लिए, कितना कितना खाएं, जितना निकाला गया उतना बच्चे खा लिए, तो ये इतना आ गया। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे कितना होगा, ये देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नंबर ऑफ मोल आ जाए। देखो इस क्वेश्चन को और इजी समझने के लिए, जैसे मान लो ये तुम्हारे बड़े पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, अब ये क्या, ये तुम हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, और ये तुम्हारा बड़ा भैया है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे बड़े पापा खाते हैं 1 किलो, तुम्हारे पापा खाते हैं 1 किलो, खाना आया 2 किलो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे बड़े पापा, अब पापा चले गए, कहें कि हम नहीं खाएंगे, तो अब ये तुम खाते हो आधा किलो, तुम्हारी बहन खाती है आधा किलो, तुम्हारा बड़ा भाई है वो खाता है 1 किलो क्योंकि वो बड़ा है। तो अब इसमें कहा गया है कि अब बच्चों में बांटना है ना, ये खाना जो तुम्हारे बड़े पापा और पापा बोले कि बच्चों में बांटना है। तो अब भैया कैसे कैसे बांटा जाएगा खाना यहाँ पे पहुँचने के लिए, अपना हिस्सा देने के लिए। तो ये कहें कि ऐसा है, बच्चे जो है वो एक्स खाएंगे, बच्चे एक्स खाएंगे, तो एक को एक्स हम दे रहे हैं, एक एक्स तुम दे दो। तो यहाँ पे जो बच्चों का जो अमाउंट आ जाएगा वो एक्स है, ये एक्स है, और जितना फिर बचेगा, तो जितना बचेगा वो ये खाएगा, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो देखो दो लोग हैं, तो इसको बस यही सिंपली तरीके से ऐसे कर दिया गया कि 2 से, जैसे डायरेक्ट जैसे ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये दोनों लोग का यहाँ पे आ गया। और बच्चे जो खाए रहे हैं, ये एक्स निकल रहा है, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये वाली वैल्यू है। अब जितना बचेगा बाकी वो इतना है। तो इसको कोफिशिएंट से स्मार्टली किया जा सकता है कि जैसे 2 अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे 2 बनेगा, क्योंकि कोफिशिएंट देखो, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये इसका आधा होगा, ठीक, क्योंकि ये इसका आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये पे 1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, अब इन सब का पूरा मोल काउंट करोगे तो आ जाएगा 2 + x, ये टोटल नंबर ऑफ मोल। अब देखो जैसे मान लो ए बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए होता है मोल फ्रैक्शन होता है और टोटल प्रेशर होता है। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इसका मोल रख लो 2x बटे 2 + x, ये सबका मोल है, और फिर उसका टोटल प्रेशर P हो गया। तो इसी तरीके से सबका पार्शियल प्रेशर निकाल करके, तो देखो Kp की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि इसका मोल भाई देखो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखना है। मोल फ्रैक्शन तो मैं बताइए कि उसका मोल बटे सबका मोल, देखो ये सबका मोल होता है, और ये उसका मोल पर्सनली देखो ये सब आया हुआ है, तो इसको रखेगा, और फिर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो उसके पावर में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये वाला ऑप्शन आएगा, और टिक करके आगे बढ़ो। देखो हमें पता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। जो बच्चों को पहले से आता था वो इसको बढ़ा के आगे देख सकते थे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें देखो Kp1 और Kp2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दो रिएक्शन दिया हुआ है और इस Kp1 और Kp2 का ये रेशियो दिया हुआ है और कहा गया कि इन दोनों में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा हुआ है टोटल देन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2 इन द रिएक्शन देखो, यानी कि टोटल प्रेशर 1 का और टोटल प्रेशर 2 का, सिर्फ इन दोनों का जो है रेशियो बता। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ये जैसे मान लो ये x है, ठीक है। अब ये हो गया y प्लस जेड और फिर ये है a, फिर ये हो गया 2b, ठीक है। अब जैसे ये दो रिएक्शन है, अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का x है, तो ये x है, जैसे मान लो ये 1 है इनिशियली, ये इनिशियली 1 है, ये 0 0। अब देखो इक्विलिब्रियम में 1 माइनस x है, अब ये x बनेगा, ये x बनेगा क्योंकि सबका कोएफिशिएंट देखो सेम है। जब सेम कोएफिशिएंट जितना निकल रहा है उतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, अब यहाँ से x निकल गया, तो अब यहाँ पे देखो 2, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, समझ लो इस तरीके से होगा। अब देखो इसका टोटल अगर जोड़ोगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, अगर ये सब पूरा जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 1 प्लस एक्स आएगा, और यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये इसमें से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, दोनों में आ जाएगा। तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि केपी निकालना है, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अब देखो इन सब का देखो पार्शियल प्रेशर निकालना। अब देखो इस तरीके सबका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, उसका मोल, इसका अपना मोल, अब बटे सबका मोल ये है। तो फिर ये टोटल प्रेशर, फिर उसके बाद जेड का निकलना है, तो इसका मोल बटे सबका मोल, फिर देखो पी एक्स का निकलना है, इसका मोल, देखो ये इसका मोल, फिर उसके बाद सबका मोल, फिर ये टोटल। अब फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी निकाल देंगे। अब के पी निकालना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का जो रिएक्शन कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है 9:1 में है, तो अब यहाँ पे 9 Kp1 इज इक्वल्स टू Kp2। अब उसके आगे तो अब इन दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पे रखेंगे, तो इन वैल्यू रखने के बाद ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों को इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा कि ये रखेंगे और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को ये जो p है इसको निकालना है। तो अब p को निकालने के लिए जैसे मान लो देखो फटाफट देखो से ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, और जैसे और इसी तरीके से काटम कुट्टा करते। तो गैस यहाँ पे मेरे से गलती हो गई भाई साहब, मुझे माफ़ कर देना भाई साहब। ये P1 P2 जो है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। इन्हीं दोनों का तो रेशियो चाहिए यार, इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए, काटना नहीं है, ठीक है, ये नहीं काटना है। तो यार P1 P2 को अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, लगा करके आगे बढ़। तो यार देखो अब हम लोग आते हैं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पे। देखो 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 16 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कंटेनर है जो 20 लीटर का है, टेम्परेचर ये दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर उसका कहा गया कि उसमें जो CO2 का जो प्रेशर है वो 0.4 है, ठीक है। और उसके बाद जो SRO है वो निगलेक्ट है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में इसका कोई वैल्यू मतलब कि नहीं रखा गया है, निगलेक्ट होता भी है। तो उसके बाद अब कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूवेबल पिस्टन, वॉल्यूम उसका घटाया गया है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अब जो है जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर CO2 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये एक कंटेनर है 20 लीटर का है, उसका इनिशियल प्रेशर है 0.4। अब उसके बाद इसको जो मूवेबल पिस्टन से इसको दबा करके इसका अब वॉल्यूम बताना है, क्योंकि और अब इसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम है और ये केपी की वैल्यू दी हुई है। ये वॉल्यूम ये प्रेशर निकालने के लिए इसका काम आएगा। देखो इसको करना है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है। तो आप लोगों को बताइए PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बॉयल्स लॉ लगता है। जैसे मान लो यार टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता ही, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT से P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 हो गया। अब देखो इनिशियल प्रेशर कितना है 0.4, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। अब देखो P2 ये वाला जो है इसको बताना है, और ये देखो V2 की वैल्यू मतलब बतानी है, और ये वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इसकी वजह से। देखो तो अब कैसे निकलेगा, देखो Kp इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है
देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। आप लोगों को पता ही है कि केपी या केसी निकालने के लिए उसी सब्सटेंस का निकाला जा सकता है जो गैस फॉर्म में हो। तो इसको मान लो इस तरीके से, जैसे मान लो कर दिए कि जैसे SRO, ठीक है, और फिर उसके बाद ये हो गया CO2 बाई SrCO3, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो अब ये को ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसका कोई काम ही नहीं है। केपी की वैल्यू यहाँ पे 1.6 दी हुई है। बस यहाँ पे आप लोगों को केपी रखना है और फिर यहाँ पे आप लोगों का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO3 आ गया, बस और कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO3 कितना है 1.6, यहाँ पे रखो 1.6 और V2 निकालना है। तो ये इससे गया 4 टाइम्स में, फिर ये इससे घटा, तो V2 की वैल्यू अब आ गई 5 लीटर। बस अब इसका यहाँ पे देखो 5 लीटर कहाँ पे दिया हुआ है, और अच्छे से मारो, आगे बढ़ो। अब देखो पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि किस इक्वेशन में केपी केसी के बराबर नहीं है। तो देखो केपी केसी का क्या था, केपी इज इक्वल्स टू केसी, ठीक है, फिर उसके बाद आर टी, फिर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या था, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, बस यही था। और इसका हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये लिखवाए भी थे, ये के पी के सी का जो रिलेशन था, देखो ये देखो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। तो अब ये हो गया के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब के पी के सी बराबर ना हो उसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ना। तो अब देखो गैसियस प्रोडक्ट के लिए देखो यहाँ पे 1 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 0 की अगर आ गया तो फिर यहाँ पे, तो यार तुम लोग को पता ही होगा कि अगर पावर में अगर 0 आ गया, पावर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। अब तो देखो जैसे ये मान लो 1 1 ये 2, तो जैसे मान लो 2 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 2 तो यहाँ पे 0। तो अब देखो जैसे के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लो वैल्यू आ गई 0 आ गई, तो यहाँ पे जो आर टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, तो के पी के सी के बराबर हो गया ना। तो देखो सेम इसमें भी देखो 1 1 1 1, तो यहाँ पे जो है 2 माइनस 2 0, तो 0 की वैल्यू रखने के बाद फिर के पी के सी के बराबर हो जाएगा। फिर से देखो 2 माइनस, फिर यहाँ पर भी देखो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देखो 2 माइनस, यहाँ पे देखो ये सॉलिड है ना, तो अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आर टी। तो अब देखो के पी के सी बराबर नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन ये वाला टिक करेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या कहा है, इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसमें जो OH आयन माइनस की जो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसे 1/4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज किया गया है, नोट करना डिक्रीज किया गया। देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 विल बी इंक्रीज बाई, देखो इसको करने के लिए देखो जैसे सबसे पहले लिख दो के पी इज इक्वल्स टू, अब देखो पार्शियल प्रेशर जैसे मान लो के सी, मान लो के सी ना। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3, तो जैसे मान लो Fe+3 का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसके बाद OH का कॉन्सेंट्रेशन, और ये पावर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, और ये सॉलिड है तो इसका निगलेक्ट मारो, ठीक है। अब इसमें कहा है कि अगर OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1/4 टाइम घटा देंगे तो Fe का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना बढ़ना चाहिए। तो देखो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सी पाई खींची है ना, तो अब उसको या तो तुम इतना बड़ा 3 भाग में कर दो, या तो तुम उसको इतना बड़ा 2 भाग में कर दो, हाँ, या तो तुम उसको एक इतना बड़ा बना दो और एक इतना बड़ा बना दो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि तुमको 1 किलो खाना दे दिया गया, अब उसको तुम पापा और 4 लोग में बांटो, या तो एक आदमी को आधा किलो खिला दो और एक आदमी को आधा किलो खिला दो। मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब ये चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखो अब ये क्या है, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि के सी की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। तो अब देखो ये जो है इसको 1/4 का, अब इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 करके ये हो जाएगा 1/64 ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू अब क्या रख दें, जैसे मान लो शुरुआत में इसकी वैल्यू 1 है ना, जैसे मान लो ये 1 है, तो अब देखो x
इसको मान लो रख दिए, तो अब इसकी वैल्यू क्या रख दें कि इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो डायरेक्ट 64 हो गई, यानी कि इसको 64 टाइम्स इंक्रीज़ करो तब इसको 1/4 टाइम डिक्रीज़ करो। इसका सिर्फ ये कहने का मतलब है, क्योंकि 1 आनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर इस तरीके का पूछ दे तो इसको 64 टाइम्स इसको इंक्रीज़ करना है। अब जैसे सेम क्वेश्चन में अगर कहा होता कि इसे 1/4, अब इस पर कहा होता कि इसे जो है इसे 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कह दिया कि डिक्रीज़ ना, तो इसको ये कर दिया कि इंक्रीज़ बाई 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे OH की वैल्यू क्या हो जाती, 4 की पावर 3 ना। अब यहाँ पे OH की वैल्यू ये हो जाती, तो अब यहाँ पे हो जाता है 64। तो अब इसमें पूछता कि Fe की वैल्यू कितनी घटनी चाहिए। तो Fe की वैल्यू, अब इसको 64 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 आने के लिए। तो अब जो x की वैल्यू होती वो होती 1/64, यानी कि इसको 64 टाइम्स डिक्रीज़ करेंगे तब हो जाता। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन। देखो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब सॉलिड है तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो बस इसकी वजह से Kp होगा। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस आगे बढ़ना। तो हम देखिए अब इतना क्वेश्चन किए, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था भाई जो तुम लोग ना कर पाओ। बस ये 2-4 कॉन्सेप्ट देख करके, बाकी सब तो थोड़ा सा लॉजिकल था, वो सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और इतनी प्रैक्टिस भी सफिशियंट है। और थोड़ा सा आप दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ये जो वीडियो अगर मान लो सॉल्व अगर बार बार नहीं करना है तो 1-2 बार सॉल्व कर लो, फिर वीडियो फिर 1-2 बार लास्ट में देख लेना। आप लोगों का 100% भाई 100% पूरा तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से किया ही जाता है क्वेश्चन। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो अप्लीकेशंस होता है उस पर देखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो Kc की वैल्यू ये दी हुई है ना। तो अब इसमें पूछा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो अभी हम देखो तुम लोगों को यहाँ पे बताए थे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है याद करो, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो ये अभी रिएक्टेंट साइड में है। अगर 10³ है या उससे ज़्यादा है तो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन चुका है। अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम पे, यानी कि अगर देखो सिर्फ ये देखना है कि 10 अगर यहाँ पे 0 या 1, जैसे मान लो 10³ है तो वो प्रोडक्ट पूरा बन चुका है। और 10⁻³ में है या उससे कम है तो अभी वो अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी सब्जी बनना स्टार्ट ना हुआ हो। जैसे इसमें देखो 10⁻12 है, तो यानी कि 10³ से बहुत ज़्यादा, तो रिएक्शन जो है वो मोस्टली प्रोडक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब देखो एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो, अगर रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो QC यूज़ किया जाता है KC की जगह। फॉर्मूला देखो एकदम सेम उसी तरीके से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है और आ सकता है। देखो अगर QC की वैल्यू अगर KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, यानी कि इसका क्या मतलब है कि उसका रिएक्टेंट जो है वो बनेगा। और अगर KC अगर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि उसका जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो बनेगा। अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन देखो, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये फालतू सब चीज़ें दी हुई है। बस इसमें ये कहा है कि रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि रिएक्शन ऐसे जा रही है राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि उसका जो है ये रिएक्टेंट जो है वो बन रहा है। तो रिएक्टेंट बनने के लिए हम कौन सी कंडीशन तो बताते हैं, ये देखो अगर रिएक्शन की QC अगर KC से ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट बनेगा। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू, देखो QC के की जो इसकी ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए ना, तब फिर उसके बाद उसका रिएक्टेंट बनेगा। तो ये बढ़ा। आप देखो गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो होता है, देखो माइनस में होता है ΔG0। देखो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस, याद रख रहे हैं, -RT log मतलब ln K ना। और फिर उसका इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, K की वैल्यू अगर रख दिए तो यहाँ पे E की वैल्यू ऐसे आ गई, तो फिर इसके बाद ये इसके पावर पे चला जाएगा -ΔG0/RT। और अगर देखो G की वैल्यू अगर निगेटिव होती है यानी कि 0 से छोटी होती है तो K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जाएगा। अगर G की वैल्यू अगर 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव होगी तो K उसका अपोजिट, देखो K जो होगा वो G का अपोजिट होगा ना। तो फिर देखो K की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी और जो ये होगा रिवर्स रिएक्शन, यानी कि ऐसे जाएगा। G की वैल्यू 0 होगी तो K की वैल्यू 1 होगी और ये इक्विलिब्रियम पे होगा, ये याद रख के रहना।
देखो एकदम फ्रेश क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, एकदम अभी अभी फ्रीज से एकदम ओवन से निकाला हुआ क्वेश्चन। देखो 23वां। अब देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, फालतू फालतू चीज़ दी हुई है। अब देखो केसी की वैल्यू दी हुई है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अब ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है। अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी, ठीक है, आर टी एल एन, अरे एल एन के, बस ये फार्मूला लगा देना है। बस ये फार्मूला आर टी एल एन के माइनस में। अब देखो आर की वैल्यू कितनी, देखो पहले माइनस, देखो ये 2 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद आर की वैल्यू 8.3 देखो जूल पर मोल। फिर उसके बाद ये टेम्परेचर 300 केल्विन और फिर उसके बाद एल एन, ये 2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, बस यहाँ पे रख दो, मारो आगे। अब देखो 24th वाला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, देखो हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ये देखो एट इक्विलिब्रियम पे ये है डेल्टा जी की वैल्यू, तो बस डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखो। देखो किस में करेक्ट है, देखो डेल्टा जी माइनस। तो यार केमिकल इक्विलिब्रियम की सीरीज़ में हम लोगों ने ये सब टॉपिक्स को कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब जो टॉपिक बाकी है वो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इसमें देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल में सिर्फ जो क्वेश्चंस जहाँ नीट में आते हैं वो सिर्फ इसी पे से आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम से, जैसे कि मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और इनर्ट गैस के एडिशन पे। तो देखो इसको हम बहुत ही सिंपली तरीके से बस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगा। देखो जैसे रिएक्टेंट का अगर मॉलिक्यूल हम लोग बढ़ाएंगे ना, तो जो देखो मतलब कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन का जो अगर वो डिपेंडेंस रहेगा, तो अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हम लोग घटाएंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बस आर बढ़ रहा है तो एफ बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद प्रेशर, देखो प्रेशर, हाई प्रेशर पे जो रिएक्शन होगा वो उधर की तरफ बढ़ेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल होंगे। और अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा तो जो अगर हाई टेम्परेचर होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। और फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस के एडिशन पे ना, तो एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर लार्ज नंबर ऑफ मोल। इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट मतलब अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो फिर जो उसका जो रिएक्शन होगा वो फेवर करेगा जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। तो यार जिन लोगों को मालूम होगा उन लोगों को ये भी मालूम होगा, मतलब कि जिन लोगों को मालूम होगा कि पिछली वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन वो मैंने 25 तक करा दिए थे। अब ये 26 से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो इस 26 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर होगा। तो देखो इसमें हिंट देखो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को कराने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स है। देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि कोई ऐसा जो हम यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इन सब कंडीशंस में, इस कंडीशन में ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो लेस नंबर ऑफ मोल को प्रमोट करेगा। तो देखो लेस नंबर ऑफ मोल को प्रमोट ये करेगा प्रेशर, ठीक है। यानी कि अगर हाई प्रेशर रहेगा तो रिएक्शन जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा उधर की तरफ बढ़ेगा। तो एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाई प्रेशर होना चाहिए इसमें, से देखो हाई प्रेशर इसमें, हाई प्रेशर इसमें। अब देखो ये जो हीट जो निकल रही है वो निगेटिव, यानी कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देखो इसमें देखो जो हाई टेम्परेचर, देखो एक्सोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर अगर रहेगा तो वो एंडोथर्मिक को फेवर करेगा। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा। तो इसमें देखो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें देखो नंबर ऑफ मोल सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट साइड 2 है, और हीट जो है वो निकल रहा है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि सीधे की तरफ। तो अब देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा किस कारण से, देखो
हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि देखो ये इनर्ट गैस के, क्योंकि देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया है। और देखो इसका क्या कारण हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो उधर शिफ्ट करे जो 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 जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल हो। तो देखो इसमें देखो कहाँ पे देखो लेस नंबर ऑफ मोल हाई प्रेशर पे फेवर करेगा, है ना। तो क्या होना चाहिए देखो प्रेशर, तो ये देखो प्रेशर जो है इसका इंक्रीज कर रहा है और जो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये हम लोग पिछले वाले में डिस्कस कर दिए। देखो हीट निकल रहा है यानी कि ये एक्सोथर्मिक होगा, तो टेम्परेचर जो होगा वो लो होना चाहिए। तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उधर पड़ेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हो, और टेम्परेचर अगर घटा देंगे तो वहाँ जाएगा जहाँ पे उस तरफ बढ़ेगा जहाँ पे हीट निकल रहा हो जो एक्सोथर्मिक हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई K2MnO4, ठीक है। और उसके बाद देखो ये रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन में देखो यही इसका मतलब है, देखो MnO4 2 माइनस का ये मतलब ये स्पीसीज यहाँ पे है, बस उसको तोड़ जोड़ करके लिख दिया गया और उसमें पानी डाला गया और फिर उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दिया गया और उसमें ये बन गया। और उसके बाद फिर उसके बाद कहा गया द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीट बाय रिमूविंग OH माइनस आयन। रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है बाय रिमूविंग OH माइनस आयन बाय एडिंग। तो देखो इसमें ये कहा गया कि रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, तो ऐसा क्या इस चारों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल ऐड करें जिससे रिएक्शन कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो गिनो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर तुम गिनोगे तो देखो यहाँ पे आएगा 3 4 5, यहाँ पे 5 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 3 4 7, यहाँ पे 7 है। तो अब देखो हम तुम्हें पहले क्या यहाँ पे बताए थे कि इनर्ट गैस, देखो इनर्ट गैस के देखो इफेक्ट ऑन इनर्ट गैस को अगर हम लोग एडिशन मतलब कि इनर्ट गैस को अगर डालेंगे तो वो जहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ मोल है वहाँ पर फेवर करेगा। लार्जर नंबर ऑफ मोल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इनर्ट गैस इसमें से कौन सा है जो डाल देंगे तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स को प्रमोट करेगा। तो देखो इसमें यही दिक्कत है कि देखो HCl SO2 और KOH ये सब तुम्हें पता ही है कि पानी में डालने में टूट जाता है, तो ये सब जो है ये सब रिएक्ट कर जाएंगे। और जो CO2 होता है ना ये मतलब कि नॉन रिएक्टिंग होता है। तो CO2 बस इसमें सिर्फ यही देखना था कि इसमें से कौन सा गैस इनर्ट है, क्योंकि बाकी सब रिएक्ट कर जाएंगे, तो बस CO2 पे टिक करना है। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ कि ये एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H जो है वो 0 से कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा H जो है वो निगेटिव है यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अब इसमें पूछा हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो किस कंडीशन में बनेगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो देखो जैसे यहाँ पे 2 नंबर मतलब कि नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पे 5 है। तो यानी कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो एक्सोथर्मिक को प्रमोट करेगा। एक्सोथर्मिक को प्रमोट करने वाला रिएक्शन क्या होता है, देखो हम यहाँ पे बताते हैं जब टेम्परेचर अगर लो होता है तो वो एक्सो को करता है, और हाई देखो हाई टेम्परेचर एस्टिक मतलब हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक। तो जो लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर देखो ये है, लो टेम्परेचर ये है, लो टेम्परेचर ये है, 3 कंडीशन है। और फिर उसके बाद जो ऐसा कौन सा मतलब कि इसमें कंडीशन है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल को प्रमोट किया हुआ है, तो हाई प्रेशर। तो अगर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो यानी इसका ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दिया गया है और उसमें देखो हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव यहाँ का मतलब होता है एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव का एंडो। तो देखो अब इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हम बोले निगेटिव से तो एक्सोथर्मिक होगा, ये सही है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल, सही बात है क्योंकि लिक्विड है और इसका ये लिक्विड और गैस की वजह से सबसे पहले अगर मान लो ये गैस भी होता तो दोनों का। फिर देखते हैं, फिर उसके बाद देखो अब इसके बाद KP का वैल्यू ये देखो, अब देखो इसमें क्या CO2 ये हो गया और H2O लिक्विड है इसलिए होगा नहीं, तो H2O का वैल्यू 1 हो जाएगा तो दिखाएगा नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH4 आ गया। अब O2 लेकिन देखो गलती यहाँ पे है कि O2 का यहाँ पे 2 जो है ये इसके स्क्वायर में आना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो इसको ये टिक मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में देखो ये सॉलिड फेज में है और सिर्फ ये गैस फेज में है, और डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बस ये सबसे बड़ा पॉइंट इसका।
पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन, द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। अब देखो प्रेशर ऑफ O2 किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो अगर मास ऑफ बी, देखो मास वास पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिड में, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि देखो अगर मतलब कि अगर यहाँ पे अगर ये गैस में होता तो फिर मान सकते थे। तो ये दोनों देखो क्योंकि मास है, ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, देखो हम क्या बताते हैं, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो फेवर होता है। और अगर देखो जो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है, फेवर होता है, तो उसका डिसोसिएशन होगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में ये और ज़्यादा टूटेगा तो ये O2 जो होगा ये और ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो अब O2 बढ़ेगा किसी कंटेनर में तो उसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा, तो प्रेशर जो होगा उसका बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। और ये मास वास पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत थोड़ा सा ना टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ़ देखो मान लो, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो A+B, अब ये मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है C+D, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर ये रिएक्टेंट इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा दें, द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि अब देखो केसी की अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सी का कॉन्सेंट्रेशन, डी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से। तो अब हम लोगों को ये कहा गया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो अगर हम लोग इस पे अभी नहीं जाते हैं, अब अगर हम लोग ये अगर रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़े थे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा, तो इसमें जो होगा प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा। जैसे मान लो A+B है तो अब इसको A+B और कर दिए, तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो और बनने लगेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे, जैसे अब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये टर्म बड़ा होगा, ये टर्म अगर बढ़ रहा है तो किसी की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका ऑप्शन ये वाला टिक कर दो। लेकिन हम तुम लोगों को इनिशियल में ही कह दिए थे कि देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे ना, अरे मतलब अगर जो इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन होती है कि नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इक्विलिब्रियम में हम लोग चाहे कुछ भी करें, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उसमें कोई चेंज होती ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। तो C और D और A और B ये सब जो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये इसका मास नहीं है। देखो कॉन्सेंट्रेशन और मास में फ़र्क बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और इसको मास बाई मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम, यानी कि देखो कॉन्सेंट्रेशन का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो हम बताए थे कि जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगा तो ये क्या होगा, अनचेंज रहेगा। इस थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, आप लोगों को ये याद रखना होगा कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता है। अब देखो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहा है, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल एडिंग ऑफ हीट, यानी कि किसी फ्लास्क है, मतलब कि कोई एक फ्लास्क है ना, उसको अगर हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर उसको हम लोग हीट दें, जैसे मान लो ये एक क्लोज फ्लास्क है, इसमें इतना लिक्विड है और इसमें कुछ ये मतलब पानी है। अब इसमें ये क्या है, ये बर्फ़ है। अब मान लो ये पानी जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये बर्फ़ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, समझ लो दोनों का मतलब। तो अब देखो क्या कहा गया, हीट अगर इसमें दिया गया, इसमें हम लोग नीचे से आग जलाती हैं। अब क्या है, हीट इज सप्लाइड इन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज, देखो अब इसमें हम लोग हीट दिए तो क्या टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। देखो ये ऑप्शन सही है, लेकिन अभी और ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखो टेम्परेचर 2 डिग्री कहाँ से कर जाएगा भाई। अब देखो अब उसके आगे
अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, नहीं क्लोज फ्लास्क है तो अब मान लो अगर भाप भी बनेगा, अगर भाप बन रहा होगा तो फिर से वो पानी बनेगा, तो जो वो इसका जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो डिक्रीज नहीं करेगा। अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, हाँ देखो ये जो सॉलिड है बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलेगा। तो देखो अब इस वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत थी, जैसे मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, तो अगर टेम्परेचर अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो पहले इसका टेम्परेचर थोड़ा ही ना घटने लगेगा। पहले ये जो आइस रहेगा वो मेल्ट होकर के पानी होगा, तो आइस मेल्ट होकर के पानी होगा और दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पहले होगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर फिर और उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। तो यार ये वाला क्वेश्चन देखो एक आसान सा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी कि ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है इसके बेसिस पे कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, बस यही बताना है। तो मतलब कि देखो इसका कहने का ये क्वेश्चन मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बेस पे है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एंट्रोपी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, नहीं इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो नहीं। देखो इस अब ये देखो ऑप्शन सही है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये वाला ऑप्शन सही है। देखो अभी तक हम लोग देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल में फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, एडिशन। तो इसका यही मतलब है इक्विलिब्रियम इन शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स में, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, हाँ और यही सब है, और कॉन्सेंट्रेशन, इन सब चीज़ों को ये शिफ्ट करने पे इसकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। तो यार जिन बच्चों को और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, और ज़्यादा चाहिए कि और ज़्यादा उनको खुजली मच रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन और है। तो देखो जैसे ये एक रिएक्शन दी हुई है, अब इसमें कहा गया व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें से कुछ कंडीशन दी गई है, अब उसमें बताना है कि इसके इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो अब इसको देखो कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो हम तुम्हें ये याद दिला दे रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाता है। अब देखो इसमें क्या है H2, देखो एडिशन ऑफ H2 यानी कि रिएक्टेंट बढ़ाया जा रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी भाई साहब, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ CH3OH ना, अब ये जो है प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ CO, यानी कि रिएक्टेंट को घटा रहे हैं, रिएक्टेंट को बढ़ाने पे फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट को घटाने पे बैकवर्ड जाएगा, तो देखो बैकवर्ड जा रहा है। रिमूवल ऑफ CH3OH, अब देखो प्रोडक्ट को हम लोग घटा रहे हैं, अगर देखो रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट को घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट को अगर हम लोग घटाएंगे, देखो इसका क्या मतलब है कि तो इस हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्ट को घटाएंगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट घटा रहे हैं तो बैकवर्ड जा रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा इसकी, है ना, और अगर प्रोडक्ट को घटा रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, एक बार हम अच्छे समझा। देखो रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड जा रहा है, बस ये लाइन याद रखना, बाकी सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है तो बैकवर्ड जा रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब क्या है, अब देखो रिएक्टेंट का उल्टा प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे तो फॉरवर्ड जा रहा था, अब प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, अब प्रोडक्ट अब घटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, समझ रहे हो, बस इस तरीके से। तो ये वाला कर देना है। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लो। देखो एक वेसल है जिसमें N2H2 और NH3 इक्विलिब्रियम पे है। अब उसमें जो है एक नॉन रिएक्टिंग गैस हीलियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब उसका जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। वाइल टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब जो है कांस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल डिसोसिएशन ऑफ NH3 क्या बढ़ेगा या रिमेन चेंज रहेगा या डिक्रीज़ होगा। तो देखो ये एक कंटेनर है जिसमें N2H2 और NH3 है, और उसमें He को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उससे प्रेशर उसका बढ़ गया, और ये दोनों कांस्टेंट है। अब देखो ये वाला रिएक्शन है,
N2+3H2 2NH3। तो यहाँ पे 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो अब ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कराया था कि इनर्ट गैस के एडिशन पे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मोल होगा वो फेवर होगा, तो यानी कि डिसोसिएशन ऑफ NH3 जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और ये जो था इनर्ट गैस का एडिशन ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर ही वैलिड था। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर इस सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा रिमेन अनचेंज। तो यार बस अब हम उम्मीद करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोग मास्टर बन चुके होगे। ये सब के सब हम लोगों ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जहाँ से क्वेश्चन आते होंगे। अगर तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ इसी पे फोकस कर दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा।